हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन और आज मैं वेलकम करता हूं अब चैप्टर नंबर 10 में, जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश को डेवलप करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिक ढांचा, बुनियादी ढांचा जो आपके देश को स्ट्रोंग बनाता है। उसके बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हालात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है, और एनर्जी यानी कि बिजली पावर जो है वो कैसे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे देश में हेल्थ की क्या कंडीशन है। ये सारी की सारी बातें भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू द सपोर्ट सिस्टम। ये एक बेस है, एक सपोर्ट है किसी भी सिस्टम को डेवलप करने का। यानी कि अगर किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा तो वहाँ पर विकास तेजी से होगा, डेवलपमेंट तेजी से होगी। तो लिखता है इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू द सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो यानी कि देश की आर्थिक विकास और उसकी सोसाइटी का विकास होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, बिजली, ये सब आपकी सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनके बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। एब्सेंस ऑफ दीज, अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है भैया, हम आदि मानव के ज़माने में पहुंच जाएंगे। हम में और उस आदि मानव में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। तो व्हेन प्रोडक्शन ही वाज जस्ट फॉर सब्सिस्टेंस, तो जब मैं उस टाइम पर प्रोडक्शन करता था, यानी कि जब मैं चीज़ों को बनाता था, तो उस टाइम क्या होता था, मैं सिर्फ अपने ज़िंदा रहने के लिए चीज़ों का यूज़ करता था। लेकिन अब मैं तरक्की करने के लिए, अपने आप को आगे ले जाने के लिए भी चीज़ों की प्रोडक्शन करता हूँ। तो एब्सेंस ऑफ दीज, अगर मेरे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो मैं आदि मानव जैसा जीवन जीऊँगा, और अगर मेरे पास ये चीज़ है तो मैं चांद तक भी पहुँच सकता हूँ। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को हम दो चीज़ों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, आपकी प्रोडक्शन पेस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। लिखता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द एलिमेंट ऑफ सपोर्ट सिस्टम लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन which serve as a driving force for the production of economic activity इन द इकोनॉमी। यानी कि जो चीज़ आपकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, जीडीपी को इंक्रीज करने में मदद करे, वो है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंट पावर सप्लाई, अगर आपके पास बिजली है, पावर कट नहीं होते, तो आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगी, और प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगी, जीडीपी ज़्यादा रहेगी, तो देश भी तरक्की करेगा ना। अबंडेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर आपके पास एकदम धांसू ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो आप एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को आसानी से ले जा पाओगे। अबंडेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है तो आप आसानी से एक्सचेंज कर पाओगे, पैसे का लेन देन, इंफॉर्मेशन का लेन देन आसानी से कर पाओगे। हम दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज़ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी सोसाइटी को डेवलप करेगा, और सोसाइटी कैसे डेवलप होती है, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। तो स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, ये जितने भी ज़्यादा होंगे उससे हमारे देश की सोशल डेवलपमेंट होगी, और सोशल डेवलपमेंट ही आपको आगे लेकर जाएगी। तो सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जितनी अच्छी सोसाइटी में ह्यूमंस रहते होंगे उतना ही उनका मेंटल होरिजन बढ़ेगा, उनके सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और आपका देश तरक्की करेगा। इन द कंट्री वेयर देयर इज हेल्दी एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स इन द कंट्री, और यही आपकी एक एफिशिएंट और एक हेल्दी वर्कफोर्स को डेवलप करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है भैया? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बेसिक ढांचा, बुनियादी ढांचा अच्छा है, तो आपकी तीनों सेक्टर यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी,
तीनों सेक्टर तरक्की करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा लोग उतना ही ज़्यादा उस देश में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट लिंकेजेस इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन नॉन स्टॉप चलती रहेगी, वो कभी भी रुकेगी नहीं। तो वो क्या होगा, जहाँ पर हमें सामान रॉ मटेरियल जहाँ से मिलना है और प्रोडक्शन जहाँ पर होनी है वहाँ पर कभी भी कोई ब्रेक नहीं आएगा, वो एक साथ चलते रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस द साइज ऑफ द मार्केट, अब आप सपोज करो दिल्ली में सामान बना सकते हो और पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किसकी मदद से, ट्रांसपोर्ट की मदद से, इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से। तो आज मैं इंटरनेट की मदद से अपने गुड्स को पूरे इंडिया में बेच सकता हूं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी ये पॉसिबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस एबिलिटी टू वर्क, एबिलिटी टू वर्क का मतलब है काम करने की क्षमता को इंक्रीज करता है। काम करने की क्षमता का मतलब क्या हुआ, यानी कि वो आपको फिट रखता है, और फिट होगे तो काम भी आप अच्छा कर पाओगे, आपके पास एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, तो काम आप तेजी से और अच्छे से कर पाओगे। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग, आप अपने काम को बाहर विदेशों से भी करा सकते हो अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो। और ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस एफडीआई, एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आनी शुरू हो जाएगी। अदरवाइज जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है वहाँ पर तरक्की नहीं होगी, लोग वहाँ पर पैसा लगाना नहीं चाहेंगे। इसके बाद द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात कैसे हैं। सबसे पहले लिखता है एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग चीज़ की, भैया एनर्जी हमने कहा ना बहुत ज़रूरी है किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए, प्रोडक्शन एक्टिविटी को आगे ले जाने के लिए। तो लिखता है एनर्जी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी अक्रॉस ऑल सेक्टर। तो जहाँ पर भी प्रोडक्शन होती होगी भैया मशीनें तो चलानी पड़ेगी ना, और मशीन चलाने के लिए तेल पानी बिजली तो लगेगी ना, तो ये ही है वो आपका एनर्जी। तो इन प्राइमरी सेक्टर मुझे ट्यूबवेल और ट्रैक्टर चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर में मशीनें चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, टर्शरी सेक्टर में एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे कंप्यूटर चलाने हैं भैया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एनर्जी पर डिपेंड करती है। उसके बाद हमारे पास कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। कन्वेंशनल वो है जो हम बड़े टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, जिन चीज़ों को सालों साल लग जाते हैं बनने में, दैट इज आपका कन्वेंशनल सोर्सेज। तो कन्वेंशनल सोर्सेज आर दोज विच हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ देयर नॉलेज एंड यूज। नॉन कन्वेंशनल है जो अभी डेवलपमेंट फेज पर है, मैं उन्हें बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास। अभी हम इसके अंदर यूज़र फ्रेंडली नहीं हुए, हम इन चीज़ों को डेवलप नहीं कर पाए, अभी भी एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, अभी भी इनके ऊपर वर्कआउट करना ज़रूरी है। इसके बाद कन्वेंशनल सोर्सेज में सबसे पहले हमारे पास कोयला आ जाता है। तो अमंग द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द कोल। क्यों? क्योंकि हम कोल के अंदर रिच प्रोडक्शन रखते हैं, हमारे देश में कोयला बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा होता है। 1950-51 में सिर्फ 328 लाख टन हमने कोयला एक्सट्रैक्ट किया था ज़मीनों से, लेकिन जिसकी प्रोडक्शन हमने बढ़ाकर 6380 लाख टन कर दी, जो कि आपकी 2015-16 की प्रोडक्शन है। ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस इन इंडिया, यानी कि हमारे देश में जितनी भी एनर्जी बनती है उसका 67% आपका कोयले से आता है। द प्रिंसिपल कंज्यूमर्स ऑफ कोल आर, कहाँ पर कोयला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? थर्मल पावर स्टेशन, बिजली बनाने वाले स्टेशन में, स्टील प्लांट में, सीमेंट की फैक्ट्री में, रेलवे में, फर्टिलाइज़र में, और ब्रिक क्लिन्स मतलब ईंट के भट्टों में भी आपका कोयला यूज़ होता है। दूसरा हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्सेज है, बट इंडिया की प्रोडक्शन पेट्रोलियम में बहुत ही पिछड़ी हुई है। जितनी उसकी डिमांड है उससे कई गुना हमारी प्रोडक्शन पीछे है। तो लिखता है डोमेस्टिक एनुअल प्रोडक्शन ऑफ crude oil is stagnant at 36 to 38 million ton in last 7 year. The gap between domestic consumption, यानी हमारे देश में डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसकी प्रोडक्शन हमारे देश में कम है, तो हमें इसकी क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है। अरब देशों से हमें पेट्रोल मंगाना पड़ता है।
कन्वेंशनल सोर्सेज में तीसरा है हमारे पास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी आपका इक्वली इम्पोर्टेंट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में काम आता है, फर्टिलाइजर्स में काम आता है, एलपीजी गैस की तरह काम आता है। मेन रिजर्व नेचुरल गैस का हमारे पास मुंबई, गुजरात, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में है। लेकिन फिर भी वही बात कि ये क्रूड ऑयल का कच्चा तेल होगा तो नेचुरल गैस भी आपके पास ज़्यादा होगी, और अगर कच्चा तेल क्रूड ऑयल आपके पास नहीं होगा तो नेचुरल गैस भी कम होगी। तो अल्टीमेट हम सिंपल सी बात कहते हैं, पेट्रोल और नेचुरल गैस में अभी भी हम पिछड़े हुए हैं। उसके बाद कन्वेंशनल सोर्स में हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है बिजली। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोस्ट यूजफुल कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ इंडिया। हम 3 तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं, थर्मल पावर स्टेशन यानी कोयले की मदद से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी की मदद से, एटॉमिक मतलब न्यूक्लियर की मदद से। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद हमने पानी से बिजली बनाना शुरू किया, बांध बनाकर, डैम बनाकर बिजली बनाना शुरू करा। लेकिन डैम को बनाना बहुत ही कॉस्टली था भैया, 1000, 2000, 10,000 करोड़ रुपए लग जाया करते। तो बट ओवर द टाइम वी हैव स्विच ओवर टू द थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन में कोयले से बिजली बनाना सस्ता पड़ रहा था, तो इसलिए हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। क्यों शिफ्ट हुए? वी हैव लार्ज रिजर्व ऑफ कोयल, हमारे पास कोल के लार्ज रिजर्व है, और इंस्टॉलेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इन्वॉल्व ह्यूज इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग जेस्टेशन लैग। तो सालों साल लग जाते थे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाने में, कोयला थर्मल पावर प्रोजेक्ट आसानी से बन जाता था, इसलिए हम शिफ्ट हो गए। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में हमारे पास सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी है। सोलर एंड विंड एनर्जी को हम यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी बाकी सारी जो एनर्जीज़ हैं वो अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे हैं, अभी भी वो कमर्शियल यूज़ के लिए तैयार नहीं हैं। एमर्जिंग चैलेंजेस क्या है हमारे पास? पावर जनरेशन के, इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहीं पर बहुत ज़्यादा बिजली बन रही है, कहीं पर बिजली बन ही नहीं रही है, दूसरी स्टेट से हमें बिजली मांगनी पड़ रही है, यही सबसे बड़ी समस्या है। लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, हमारे पास बिजली को कम करने का, यूटिलाइज करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है, हम उसकी खपत को कम नहीं कर पा रहे, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, हम जो बिजली तारों के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, घरों तक पहुंचाते हैं, तो आधी बिजली रास्ते में ही लॉस हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जो तारे यूज़ कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो पुरानी है, आउटडेटेड है। और जब हम ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो लॉसेस बिजली के ज़्यादा होंगे। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या है? लोग चोरी कर लेते हैं बिजली की, बिजली को ट्रांसमिशन करते हो उसके ऊपर वो कुंडी सी डाल के बिजली चोरी कर लेते हैं। फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मंत्रियों के घर में, बिजली वालों के घर में फ्री जा रही होती है कई बार बिजली, कई जानकारों के घर में फ्री हो रही होती है बिजली, तो इससे बिजली बोर्ड नुकसान में जाते हैं और वो क्वालिटी आपको नहीं दे पाते हैं। कॉपिंग कैसे करें? सबसे पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी होगी, नए नए थर्मल पावर स्टेशंस, हाइड्रो पावर स्टेशन लगाने होंगे, प्लांट लोड फैक्टर को इम्प्रूव करना होगा, यानी कि हमें बिजली को स्टोर करके रखने का सिस्टम, बिजली को डेवलप करने का सिस्टम पावर स्टेशंस के अंदर बढ़ाना होगा। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों के घर तक जो बिजली पहुंचती है, जो रास्ते में लॉसेस हो जाता है, जो बिजली वीक हो जाती है या गुम हो जाती है, गायब हो जाती है, या रास्ते में ट्रैवलिंग करते हुए उसकी पावर ड्रिप मार जाती है, इन सब लॉसेस को भी हमें कम करना होगा। उसके बाद इम्प्रूव सप्लाई, हमें इनपुट अच्छे लगाने होंगे, हमें बढ़िया मटेरियल लगाना होगा जिससे हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। और इसके अंदर हमें प्राइवेटाइजेशन को लेके आना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी लेकर आना होगा, ताकि आपकी प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ सके। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास आ जाता है हेल्थ। हेल्थ आपका सोशल फैक्टर है, यानी कि हेल्थ मीन्स फिजिकल एंड मेंटल स्टेट, इट डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज़। हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी से बचे रहना नहीं है, अपने मेंटल और फिजिकल स्टेट को डेवलप रखना भी हेल्थ है। तो गुड हेल्थ का मतलब उससे क्या होगा? उससे आपकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी, या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और आपकी मेंटल एबिलिटीज़ बढ़ेगी, मेंटल होरिजन बढ़ेगा, और आप
ज़्यादा अच्छे से सोच पाओगे। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हमारे देश में इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद आपकी हेल्थ सर्विस बहुत तेज़ी से ग्रो हुई। इसके सबूत हैं डिक्लाइन इन डेथ रेट, हमारे पास डेथ रेट कम हो गई। पहले 1000 लोगों में से 27 लोग मर जाते थे, लेकिन 2016 में 6.4 पर 1000 रह गया, यानी 1000 लोगों में से अब सिर्फ 6 लोग ही मर जाते हैं। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, 1 साल तक के बच्चे। पहले 1000 में से 146 बच्चों की मौत हो जाया करती, लेकिन अब वो घट के सिर्फ 34 रह गई है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, पहले के लोग सिर्फ 32 साल एवरेज उनकी लाइफ थी, क्योंकि बहुत सीरियस बीमारियां, गंभीर बीमारियों से वो मर जाया करते, लेकिन अब हमने उस एवरेज लाइफ को बढ़ाकर 68 ईयर तक कर दिया है। उसके बाद कंट्रोल ओवर डेडली डिसीज, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, इन जैसी चीज़ों को हमने कंट्रोल कर लिया है। डिक्लाइन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, 5 साल से कम बच्चों की भी मृत्यु दर में कमी आई है, यानी कि 248 पर 1000 मर जाते थे, अब वो 245 हुए हैं, और यही सबसे बड़ा गोल है। उसके बाद हेल्थ केयर इज़ एन एमर्जिंग चैलेंज, लेकिन अभी भी हमारे देश में हेल्थ केयर बहुत ही एमर्जिंग और सीरियस चैलेंज है। क्यों? क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है भैया। गांव के अंदर तो फैसिलिटी है ही नहीं, शहर के अंदर 15-15, 20-20 हॉस्पिटल खुले हुए हैं, तो क्या हुआ, रूरल और अर्बन के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। शहर के, गाँव के लोगों को भी शहर आना पड़ता है ट्रीटमेंट कराने के लिए। कम्युनिकेबल डिसीज़ यानी कि जो ट्रांसफ़र होता रहता है, जैसे आपने कोरोना वायरस को देखा, एक से दूसरे तक ट्रांसफ़र हो रहा था, तो ये हमारे यहाँ पर बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पर बीमारियाँ तेज़ी से स्प्रेड होती हैं। पुअर मैनेजमेंट, यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पर हमारे पास जितनी हमें फैसिलिटीज़ चाहिए उतनी फैसिलिटी हमें टाइम पर मिल नहीं पाती, बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेजमेंट रहती है। तो देयर इज़ ए मिसमैच बिटवीन पर्सोनल ऑफ हेल्थ केयर एंड नंबर ऑफ हेल्थ केयर सेंटर, तो जितने बंदे हमें, जितने पर्सन हमें चाहिए उतने पर्सन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उतने डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, भैया ये सबसे बड़ा कलंक है हमारे देश पर। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था कि आपका यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत तेज़ी से इस सेक्टर में ग्रो कर रहा है, हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में ग्रो कर रहा है, यानी हॉस्पिटल प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं। उन्होंने इसे बिजनेस मॉडल की तरह तैयार कर दिया है, और गरीब लोग इस चीज़ों को, इन फैसिलिटी को ले नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, और पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस, और जो गवर्नमेंट के हेल्थ केयर सेंटर हैं वहाँ पर कोई रख रखाव नहीं है। लोग वहाँ जाने से अच्छा कहते हैं भैया हम अपनी ज़मीन जायदाद बेच देंगे, लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर में काम करा लेंगे, यानी कि पुअर अपकीप है। सरकारी हॉस्पिटलों की हालत ऐसी है कि आप जाना नहीं चाहते, प्राइवेट में आप जाते हो तो आपका खून चूस लेते हैं। हमारे यहाँ पर हेल्थ सेक्टर के बहुत ही बुरे हालात हैं। इसके बाद पुअर सैनिटाइजेशन लेवल, सरकारी अस्पतालों में भैया बदबू इतनी मार रही होती है, बंदा बीमारी से मरे ना मरे लेकिन दम घुटकर जरूर मर जाएगा। तो सैनिटाइजेशन लेवल इज़ एक्सट्रीमली पुअर इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज इन इंडिया टू मेक द क्लियर सराउंडिंग वेयर वी लिव एंड वर्क। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भैया साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई होगी तो आधी बीमारियाँ तो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। ड्रॉबैक से क्या है? लैक ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफ रूरल पॉपुलेशन। वो कहता है कि भैया इस ड्रॉबैक क्या है कि इस सिस्टम में क्या कमियां है। भैया गरीब लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? सारे के सारे हॉस्पिटल तो शहर में खुले हुए हैं, और शहर में खुले हुए हैं तो बेचारे गरीब आदमी को सारा सामान ताम झाम लेकर कहाँ आना पड़ता है? शहर आना पड़ता है। तो द मोस्ट सीरियस ड्रॉबैक ऑफ हेल्थ केयर सेंटर इन इंडिया इज लैक ऑफ फैसिलिटीज फॉर रूरल पॉपुलेशन। डाटा रिवील्स दैट नंबर ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर एंड रूरल हॉस्पिटल्स बट स्टिल अर्बन बायस एग्जिट। अभी भी सारे की सारी चीज़ें शहर में हैं और गांव वालों के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। 31.5% of hospitals, 16% of beds are for 70% of the total population living in the रूरल एरिया। तो बेचारे गांव के 70% आबादी के लिए सिर्फ 30% हॉस्पिटल है, 16% बेड है, बाकी इनके लिए कुछ भी नहीं।
दूसरा, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। हमारी सरकारें जो हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो सिर्फ अपने बजट का 3.7% ही हेल्थ सेक्टर को देती हैं। यानी कि अगर मेरा 100 करोड़ का बजट है तो मैं सिर्फ 3 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। यानी कि जो बाकी देशों के मुकाबले मेरे देश के हालात इतने ख़राब हैं, और कितने ख़राब है ये हमें कोरोना ने बता ही दिया। तो अकॉर्डिंग टू द बजट एलोकेशन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर is 3.7%. This investment is not adequate in health sector. It leads to low standard of living. तो हमेशा लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही हमारे देश में रहेगा। तीसरा, इनएडिक्वेट मेडिकल पर्सोनल। हमारे पास एडिक्वेट पर्सोनल यानी हमारे पास मेडिकल स्टाफ नहीं है भैया। मेडिकल पर्सोनल, मेडिकल स्टाफ आर नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड टाइमली एंड क्वालिटी हेल्थ सर्विस। हमारे पास डॉक्टर तो हैं लेकिन झोला छाप। हमारे पास पढ़े लिखे डॉक्टर्स की बहुत कमी है। 5.5 डॉक्टर्स पर 10,000 पीपल, 10,000 बंदों पर सिर्फ 5.5 डॉक्टर, यानी कि सिर्फ गिनती के 5 डॉक्टर 10,000 बंदों को देख रहे हैं। हॉस्पिटल्स आर कंपैरेटिवली लेस, हाई पॉपुलेशन, जितनी आबादी है उसके हिसाब से हॉस्पिटल नहीं है। लैक ऑफ मेजर, हम फाइट अगेंस्ट एड इन आवर हेल्थ सिस्टम। एड्स जैसी बीमारी को, कोरोना जैसी बीमारी को दूर करने के लिए हमारे पास हेल्थ सेक्टर नहीं था। लैक ऑफ मेडिकल रिसर्च, भैया हमारे देश में यहाँ पर मेडिकल रिसर्च नहीं होती। हमारे देश में दवाइयाँ बहुत लेट डेवलप होती है। ये पहली बार हुआ है कि हमने कोई बीमारी की दवा साल भर के अंदर डेवलप कर ली, वरना तो हमें चिकनगुनिया जैसी बीमारी के लिए 20-20 साल लग गए। हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। तो मेडिकल रिसर्च एंड ड्रग्स, वैक्सीन्स, ट्रॉपिकल डिजीज आर ओवरलुक्ड बाय फॉरेन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एज इट फैचेज लेस प्रॉफिट। तो रिसर्च करके तो हम भैया खुश है ही नहीं, और हम यहाँ पर अपने गवर्नमेंट भी जो है वो फंड्स एलोकेट नहीं करती रिसर्च डिपार्टमेंट को, यानी वो पैसा नहीं देती कि आप रिसर्च करो। तो ये हमारे देश की मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत ही बुरी हालात है। तो थैंक यू, यही है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने हर हालत में डेवलप करना ज़रूरी है अगर हम अपने देश की तरक्की चाहते हैं। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ तो हम समझ लो हमेशा पिछड़े हुए ही रहेंगे। और ये बात हमें इस कोरोना वायरस ने बिल्कुल अच्छे से समझा दी। थैंक यू।